सोपारा। सोपारा आप लोगों को दोस्तों पता ही होगा, महाराष्ट्र में है सोपारा। ये कहाँ है? भारत में है। और भारत में कहाँ है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र, भारत में महाराष्ट्र में है, सोपारा में। और तीसरा है एरुगुड़ी। एरुगुड़ी, एरुगुड़ी जो चौथा है, एरुगुड़ी। और दोस्तों एरुगुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश में है। और आपको पता है आंध्र प्रदेश भारत में ही है, आंध्र प्रदेश में है। और पांचवा है गिरनार, ये गुजरात में है, ये भी भारत में ही है, गुजरात, ठीक है। दोस्तों लाइट चली गई है, तो लाइट जाने के बाद आप इन्वर्टर से फिर से कनेक्ट होने में थोड़ा समय लग जाता है, तो आपको पता ही है। चलिए, तो आप देख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया है, ये भी हो गया है। दीर्घ शिलालेख की बात और लघु शिलालेख ये हो गया है। अब हम बात कर रहे हैं सोपारा, महाराष्ट्र में है। अगला जो आपको बताने जा रहे थे वो है गिरनार। चौथा क्या है? गिरनार। और गिरनार दोस्तों आपको पता ही है, ये गुजरात में। और गुजरात भी भारत का ही भाग है, ठीक है। तो इस तरह से गिरनार और एरुगुड़ी, एरुगुड़ी का नाम अभी हमने लिखा था, शायद लिख किया था। एरुगुड़ी, एरुगुड़ी ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। केवल आपको नाम ही जानना है कि कहाँ है, ठीक है। एरुगुड़ी आंध्र प्रदेश को समझना होगा। और कालसी, कालसी ये देहरादून में है, कालसी देहरादून, ये भी भारत में ही है, ठीक है। कालसी देहरादून के साथ ही साथ आपको पता होगा धौली, धौली और जौगढ़, दो हैं, धौली और जौगढ़। धौली और जौगढ़, ये आठवां है, जौगढ़, जौगढ़। और ये दोनों स्थान उड़ीसा में। तो इस तरह से आपको पता है कि जो अशोक के दीर्घ शिलालेख हैं, ये कुल 14 शिलालेख हैं, 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अब ये माना जाता है कि इसका जो 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां शिलालेख, तीनों को मिला करके एक पृथक शिलालेख बनाया गया है, एक पृथक शिलालेख बनाया गया है, ठीक है। एक पृथक शिलालेख बनाया गया है जिसे पृथक प्रज्ञापन के नाम से जाना जाता है, जिसे पृथक प्रज्ञापन के नाम से
जाना जाता है। तो पृथक प्रज्ञापन के नाम से इसे को 3 को मिला करके ये बनाया। अभिलेख 10, 11, 12, 13, 14 ये सब जो है मिला करके पृथक प्रज्ञापन के नाम से एक पृथक शिलालेख लिखा गया है। तो अशोक के ये आपके कुल दीर्घ शिलालेख हैं। तो आपको ध्यान रखना है, क्या क्या ध्यान रखना है कि अशोक के दीर्घ शिलालेखों की संख्या वास्तव में कितनी है, 14 है। लेकिन ये 14 शिलालेख विभिन्न 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं और ये 8 में सबसे ये जो शहबाजगढ़ी है, शहबाजगढ़ी पाकिस्तान के पेशावर जिले में है, मानसेहरा पाकिस्तान के हजारा जिले में है, सुपारा महाराष्ट्र भारत में है, गिरनार गुजरात में है, एरुगुड़ी आंध्र प्रदेश में है, कालसी देहरादून में है, धौली और जौगढ़ ये उड़ीसा में है। तो इन स्थानों का नाम बहुत महत्वपूर्ण है और खास करके जो दीर्घ स्तंभ लेख और दीर्घ शिलालेख आपको जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, बाकी जो आपके लघु स्तंभ लेख हैं और जो वो भी हैं तो वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन कुल मिलाकर के जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं माने जाते हैं। अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं सब्जेक्ट की दृष्टि से तो वो महत्वपूर्ण है, लेकिन जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कभी बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन जब पूछे गए तो मैचिंग के लिए पूछा जाता है। तो अब हम बात करेंगे किसकी, अशोक के दीर्घ शिलालेख के बाद अशोक के लघु शिलालेख, इसकी बात करेंगे। अशोक के लघु शिलालेख की बात करेंगे। अगर हम अशोक के लघु शिलालेखों की बात करें अब देखिएगा, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अशोक के लघु शिलालेख की बात कर रहे हैं। अब अशोक के जब हम लघु शिलालेख की बात करेंगे तो आपको पता है कि अशोक के जो लघु शिलालेख हैं इनकी संख्या भी 14 ही है। तो इनकी संख्या कितनी है, इनकी कुल संख्या है 14, लेकिन ये कुल 13 स्थानों से मिलते हैं। ठीक है, कुल 13 स्थानों से इन्हें प्राप्त किया गया है। तो इसमें अगर देखा जाए तो जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर हम आपको लिखा दे रहे हैं, इसका नाम और स्थान करके आप नोट करते जाइएगा। पहला है रूपनाथ। रूपनाथ ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। और दूसरे को देखेंगे गुर्जरा। आपको पता ही है कि गुर्जरा क्यों महत्वपूर्ण है, गुर्जरा से ही अशोक के नामों का उल्लेख हुआ था। और गुर्जरा जो है ये मध्य प्रदेश में ये भी एमपी में ही है, लेकिन ये दतिया जिले में, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे सहसाराम, आपको पता ही है कि सहसाराम जो है ये बिहार में है। सहसाराम कहाँ है, बिहार में है। आपको अच्छी तरह से पता है, सहसाराम करके इसको बोलते रहते हैं सहसाराम। और इसी में एक भाबरू शिलालेख आप लोग जानते होंगे। तो भाबरू लघु शिलालेख इसलिए महत्वपूर्ण मान लिया जाता है क्योंकि भाबरू लघु शिलालेख में ही अशोक के धम्म का उल्लेख किया गया है। अशोक के धम्म में आपको पता होगा कि उन्होंने कहा था
बुद्धम संघम गच्छामि, धम्यम संघम गच्छामि। ठीक है, तो बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्यम शरणम गच्छामि। ये अशोक ने, चूंकि बाद में उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, बौद्ध अनुयायी था, तो उसने इस भाब्रू शिलालेख में इस बात का उल्लेख किया है, बुद्धम धम्यम संघम, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्यम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये हो जाता है कि अशोक के किस अभिलेख में बुद्धम संघम यानी बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों का उल्लेख किया गया है। तो अशोक के इस अभिलेख में, अशोक के इस अभिलेख में, इस अभिलेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न आप जानते हैं, त्रिरत्नों अर्थात बुद्धम, धम्यम, ठीक है, धम्यम, संघम। तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्यम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि का उल्लेख किस शिलालेख में किया गया है? भाब्रू लघु शिलालेख में किया गया है। इसलिए भाब्रू लघु शिलालेख बहुत ही महत्वपूर्ण मान लिया जाता है। और भाब्रू जो शिलालेख है ये राजस्थान में है। ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। तो इस नाते भी भाब्रू शिलालेख को हम लोग याद करें। अब बात आती है मास्की। तो आप जानते हैं मास्की का महत्वपूर्ण है। मास्की और गुर्जरा, निट्टूर और उद्गोलम, मास्की, गुर्जरा, निट्टूर और उद्गोलम, ये चार ऐसे अभिलेख हैं जिसमें अशोक के नामों का उल्लेख किया गया है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण मान लिया गया। तो मास्की कहाँ है दोस्तों? मास्की है कर्नाटक के रायचूर जिले, कर्नाटक के रायचूर जिले में है ये, कर्नाटक के रायचूर जिले में ये स्थित है। तो इसी तरह से मास्की के बाद ब्रह्मगिरी, एक स्थान है ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी। और ब्रह्मगिरी जो है ये भी कर्नाटक के चित्तूर दुर्ग में है। कर्नाटक का ही एक जिला है चित्तूर दुर्ग, चित्तूर दुर्ग। और इसी चित्तूर दुर्ग में ब्रह्मगिरी को माना जाता है कि ये वहाँ पर स्थित है। अब इसी तरह से अगर हम 7वें नंबर पर देखें तो 7वें नंबर या नंबर का कोई मतलब नहीं है। एक है जटिंग रामेश्वर। जटिंग रामेश्वर क्या है? अब देखिएगा, जब चूंकि आपको पता है दोस्तों कि ये पेपर जो LT, GIC, GDC का पेपर बनने वाला है, ये लोक सेवा आयोग के द्वारा बनाया जाएगा। और लोक सेवा आयोग का अपना एक स्टैंडर्ड होता है, उसमें मैचिंग के जो GS के सवाल आते हैं वो बड़े कठिन होते हैं। और उसमें अगर आपको स्थान दे दिया है और जिले का नाम, जैसे पुरातात्विक स्थल दे दिया या अभिलेख दे दिया और उस अभिलेख को कुछ ट्रेस करने के लिए कहा कि ये कहाँ पर है, तब आपकी गाड़ी फंसेगी और तब आपको हमारा वीडियो याद आएगा। ठीक है, तब आप हमें याद करेंगे कि नहीं, बात आपने सही ही कहा था। तो जटिंग रामेश्वर, जटिंग रामेश्वर जो है, ये जटिंग रामेश्वर दोस्तों ब्रह्मगिरी कर्नाटक जो चित्तूर दुर्ग है इसके पास ही है। तो कुल मिलाकर के ये कर्नाटक में ही है। कहाँ है? कर्नाटक में ही है। अब बात आती है जटिंग रामेश्वर के बाद आपको पता है सिद्धिपुरी। सिद्धिपुरी सिद्धिपुरी जो है, यह भी सिद्धिपुरी भी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी के पास ही है। तो यह भी कर्नाटक में ही है। ठीक है, तो इसको भी आप कर्नाटक के रूप में ही जानिए। ठीक है, इसके अलावा
एरीगुड़ी। एरीगुड़ी का नाम हमने पहले अभी आपसे कहा था, एरीगुड़ी। और एरीगुड़ी कहाँ पे को बताया गया था? आंध्रा में बताया गया था, तो ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, एरीगुड़ी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और गोबी मठ, गोबी मठ गोबी मठ मैसूर में है। केवल नाम का याद कर लीजिए, बाकी कुछ ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, नाम और स्थान। गोबी मठ, पालकगुंड, पालकगुंड, और पालकगुंड का जो स्थान है वो है मैसूर। ये भी मैसूर में ही है, ये भी मैसूर में ही है। तो मैसूर, और एक आपका आता है राजूल और अहिरोरा। तो राजूल देखिएगा दोस्तों, राजूल, और दूसरा है अहिरोरा। तो अहिरोरा तो आपको बहुत अच्छे से पता है, ये मिर्जापुर में है, और राजूल जो है आंध्र प्रदेश में है। तो राजूल कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है, और अहिरोरा जो है ये मिर्जापुर में है। और मिर्जापुर आप जान ही रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश का जगह है। तो ये कुल मिलाकर के ये कुल 13 लघु शिलालेख हैं जो 13 स्थानों से मिले हुए हैं, और कुल संख्या 14 है। ठीक है, कुल संख्या 14 है। एक शिलालेख अभी अज्ञात है, लेकिन कुल माना गया है इतिहासकार कि 14 शिलालेख हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर ये प्रश्न तब महत्वपूर्ण ज़्यादा हो जाएगा जब मैचिंग के रूप में प्रश्न पूछ लिया गया। जब कठिन प्रश्न पूछे जाएंगे तब के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, सामान्य परिस्थिति में ये उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की। नेक्स्ट में आपको पता है हम स्तंभ लेख की बात करेंगे, अशोक के स्तंभ लेख। अगर हम अशोक के स्तंभ लेख की बात करें, अशोक के स्तंभ लेख की बात करेंगे, तो आपको पता होगा कि अशोक के जो स्तंभ लेख है उसे 2 भागों में बांटा गया है। अशोक के स्तंभ लेखों को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। एक लघु स्तंभ लेख, एक लघु स्तंभ लेख है, एक लघु स्तंभ लेख है, और दूसरा दीर्घ स्तंभ लेख है, दीर्घ स्तंभ लेख है। लघु स्तंभ लेख और दीर्घ स्तंभ लेख। दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान से समझने की जरूरत है कि जो लघु शिलालेख, लघु स्तंभ लेख है, इसको आप अभी पढ़ने का प्रयास न करिए। केवल आपको क्या याद रखना है, इसके दीर्घ स्तंभ लेख को याद रखना है। अब अगर हम लघु स्तंभ लेख की बात करें तो कुल 5 लघु स्तंभ लेख हैं और 6 दीर्घ स्तंभ लेख। ये जो 5-6 दीर्घ स्तंभ लेख हैं, इनमें ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसमें एक दिल्ली टोपरा है, दिल्ली टोपरा, दूसरा दिल्ली मेरठ है, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, और तीसरा इसमें अगर देखेंगे तो लौरिया राज और लौरिया नंदराज। तो लौरिया हरराज और लौरिया नंदराज।
ठीक है। और छठा है आपका रंगपुरवा, और पांचवा है रंगपुरवा, और छठा है आपका प्रयाग। अब देखिएगा, दिल्ली टोपरा, ये दिल्ली टोपरा ये सहारनपुर में था, और इसको फिरोज शाह तुगलक दिल्ली के किला में ला करके स्थापित किया था। ठीक है। यह सबसे पहले खिजराबाद जो सहारनपुर में है, तो सहारनपुर ज़िले में ये पहले था, और वहाँ से इसे फिरोज शाह तुगलक ने ला करके कहाँ स्थापित कर दिया? दिल्ली के लाल किले में स्थापित कर दिया। तो दूसरा है दिल्ली मेरठ। दिल्ली मेरठ भी ये मेरठ में था, और इसको भी फिरोज शाह तुगलक ले आकर के दिल्ली के किले में स्थापित किया। लौरिया अलराज और लौरिया नंदराज ये दोनों बिहार के चंपारण जिले में हैं। तो लौरिया नंदराज और अलराज जो हैं ये बिहार में हैं, बिहार के चंपारण जिले में। ठीक है। और ये आपका दिल्ली टोपरा सहारनपुर में है, सहारनपुर में था, और सहारनपुर से फिरोज शाह तुगलक जो है इसको फिरोज शाह तुगलक दिल्ली स्थापित किया, दिल्ली स्थापित किया। तो फिरोज शाह तुगलक इसको सहारनपुर से दिल्ली स्थापित किया था। और इसी तरह से मेरठ, ये मेरठ में था, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित था, और इसे भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही दिल्ली के लाल किले में स्थापित किया गया था, इसलिए इसको दिल्ली मेरठ के नाम से जाना जाता है। लौरिया अलराज और लौरिया नंदराज ये बिहार के चंपारण जिले में है। ठीक है। और रंगपुरा भी ये बिहार के चंपारण जिले में है, ये भी चंपारण जिले में ही है। और प्रयाग का नाम आप देख ही रहे हैं, तो प्रयाग ये कौशाम्बी में था, आपको पता है, ये पहले कौशाम्बी में था, और कौशाम्बी से अकबर जो है इसको इलाहाबाद के किले में स्थापित किया है। तो इस तरह से ये जो प्रयाग स्तंभ लेख है इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। प्रयाग स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, रानी अभिलेख भी कहा जाता है। रानी अभिलेख क्यों कहा जाता है? क्योंकि अशोक की पत्नी कारुवाकी ने इसे खुदवाया था, इसको स्थापित करवाया था, इसीलिए इसे रानी का अभिलेख कहा जाता है। ठीक है। तो ये अशोक के दीर्घ स्तंभ लेख हैं जो 6 की संख्या में है। तो इसको हम एक बार आपको रिपीट कर दें। पहला है दिल्ली टोपरा जो सहारनपुर में था, और उसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के लाल किले में स्थापित करवाया। दूसरा दिल्ली मेरठ जिले में था, उत्तर प्रदेश में, और इसे भी फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के लाल किले में स्थापित करवाया। तीसरा लौरिया अलराज, लौरिया नंदराज और रंगपुरवा, ये तीनों बिहार के चंपारण जिले में हैं, और प्रयाग कौशाम्बी जिले में स्थित था, और इसे अकबर ने वहाँ से कौशाम्बी से ला करके इलाहाबाद के किले में इसे स्थापित करवाया। प्रयाग स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, इसे कारुवाकी का अभिलेख भी कहा जाता है, और इससे तमाम सौंदर्य प्रसाधन और इत्यादि चीज़ों के बारे में भी रुचि, यानी रानी के रुचि का भी पता चलता है।
तो उनकी पत्नी कारुबाकी के नाम से ही ये प्रसिद्ध है। तो ये आपका दीर्घ स्तंभ लेख है, ये महत्वपूर्ण हो गया। अब हम बात करते हैं लघु स्तंभ लेख की। तो लघु स्तंभ लेख संख्या में कितने हैं? 5 हैं। लघु स्तंभ लेख संख्या में कितने हैं? 5 हैं। और ये 5 कौन कौन से हैं? ये 5 कौन कौन से हैं, हम यहाँ पर आपको चर्चा कर दें। आपको पता होगा कि सांची, सारनाथ, एक है सांची, दूसरा है सारनाथ, सांची, सारनाथ, कौशाम्बी, रूमंदेई, और निगलिवा। ये निगलिवा आपको पता है ये नेपाल में है, नेपाल में है। रूमंदेई भी, ये भी नेपाल में ही है। कौशाम्बी आप जान ही रहे हैं, ये प्रयाग जिले में, इलाहाबाद में है। सारनाथ आप जान ही रहे हैं, वाराणसी में है, ठीक है। और सांची आपका पता ही है, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। तो ये आपको पता हो गया। इस तरह से सांची क्यों प्रसिद्ध है? आपको मालूम है कि सांची जो इसलिए प्रसिद्ध है कि सारनाथ अभिलेख वहाँ है। सारनाथ और सांची राजस्थान मध्य प्रदेश, और सारनाथ वाराणसी, कौशाम्बी जो प्रयाग में है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख माने जाते हैं। स्थानों को मूलतः आपको मिलाने की आवश्यकता है। अब बात आती है कि अशोक के ये अभिलेख हो गए। अब यहाँ ये पूछा जाता है कि जो अशोक के अभिलेख वह किस भाषा में है और किस लिपि में है। तो ध्यान से समझने की जरूरत है दोस्तों कि अशोक के जितने भी अभिलेख हैं, अशोक के अभिलेख, अशोक के सभी अभिलेख या अधिकांश अभिलेख, सभी अभिलेख मूलतः जो है प्राकृत भाषा में। सभी अभिलेख किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में, ठीक है। लेकिन कुछ अभिलेख ऐसे हैं जो संस्कृत भाषा में हैं। कुछ अभिलेख क्या हैं? संस्कृत भाषा में भी हैं, ठीक है। और अशोक के जो सर्वाधिक अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में। अशोक के सर्वाधिक अभिलेख, अशोक के, ठीक है, ये फैक्ट आप समझिएगा कि अशोक के कुछ अभिलेख क्या है? संस्कृत में भी है। तो सर्वाधिक, सभी का मतलब यहाँ पर सर्वाधिक से है। सर्वाधिक अभिलेख प्राकृत भाषा में है, कुछ अभिलेख संस्कृत भाषा में है। और अशोक के अभिलेख की लिपि, अगर अभिलेख की लिपि की बात करें, लिपि की बात करें तो अशोक के अभिलेखों में चारों लिपियों का प्रयोग किया गया है। यानी ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, यूनानी लिपि और आरमाइक लिपि। इन चारों लिपियों का प्रयोग किया गया है। और आपको पता है जो ब्राह्मी लिपि है यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है?
बाएं से दाएं लिखी जाती है, खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, और यूनानी लिपि अंग्रेजी भाषा लैटिन भाषा में है, और आरमाइक लिपि भी। तो इसी तरह से कुछ ऐसे भी अभिलेख हैं अशोक के जो सर्वाधिक अभिलेख हैं, अशोक के सर्वाधिक अभिलेख ब्राह्मी लिपि, इस लिपि में है ब्राह्मी लिपि। अब आप देखिएगा कुछ ऐसे अभिलेख हैं जो कि दो भाषाओं में, आप समझ लीजिएगा, पेशावर और मानसेहरा, शाहबाजगढ़ी खास करके ध्यान दीजिएगा, शाहबाजगढ़ी अभी हमने आपको बताया, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा ये दो ऐसे अभिलेख हैं जिनको जो इसमें लिपि में है, खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। किस लिपि में है? खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। ये खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं, खरोष्टी लिपि। और आपको पता ही है कि खरोष्टी लिपि जो होती है वो बाएं से दाहिने से बाएं की तरफ लिखी जाती है, उल्टी लिखी जाती है। अब देखिएगा यहीं पर दो तीन फैक्ट और भी है, ठीक है। तक्षशिला और लगमा, तक्षशिला जो है ये तक्षशिला को, ठीक है, तक्षशिला आरमाइक लिपि में लिखा गया है, तक्षशिला और लगमा, तक्षशिला और लगमा ये दो अभिलेख ऐसे हैं जो आरमाइक लिपि में लिखे गए हैं, आरमाइक लिपि में लिखे गए हैं। ये दो क्या है? आरमाइक लिपि में लिखे गए हैं, ठीक है। और एक ऐसा है जो कंदहार का है, चलिए आगे देखते हैं, सरेकुना, ठीक है, सरेकुना जो कि कंदहार में है। सरेकुना कहाँ है? कंदहार में है, और इसे द्विभाषी कहा जाता है, इसे द्विभाषी अभिलेख कहा जाता है, द्विभाषी अभिलेख कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह इसमें दो लिपियों का प्रयोग किया गया है, और दो लिपि कौन कौन सी हैं? इसमें यूनानी लिपि, यूनानी प्लस आरमाइक, दो लिपियों का प्रयोग किया गया था, इसीलिए इसको द्विभाषी अभिलेख